गलियों गलियों के अंदर, उस सीढ़ी पे खड़े रह के तकरीर करता था, उस सीढ़ी पे खड़े रह के तकरीर करता था, उस सीढ़ी पे खड़े रह के तकरीर करता था। और अल्लाह के करम से बाद में ऐसे लोग इसके अंदर जमा होना शुरू हुए और इस शहर औरंगाबाद में उन्होंने एक सियासी इंकलाब बर्पा किया। अभी फारूक साहब ने आपको सारी तफसीलात बता दी कि कितने महाराष्ट्र में एमएलए होना चाहिए था और क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हमारी आबादी इतनी है और इतने एमएलए होना चाहिए था। मुसलमानों की हिंदुस्तान में इतनी आबादी है, इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि अब हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग की कमी है। और सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला 2019 में प्रकाश अंबेडकर साहब ने हमको दिया और वो फार्मूले के तहत यहाँ पर एक अजीमुशान चीज नसीब हुई, महाराष्ट्र के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आया नहीं आया। मुझे याद है वो जबिंदा लॉन्स का बार जिक्र आया था भी, मुझे जो है असद साहब ने जो है अपने घर से मेरे घर से उठा के लेके गए थे और मैं भी बगैर चप्पल के उनके साथ निकल गया। और वो मंजर प्रकाश अंबेडकर का मैं याद कर रहा हूं, आप लोगों के सामने फिर से दोहराता हूं कि पतंग का निशान था और प्रकाश अंबेडकर साहब ने अपनी कौम से कहा, मेरी कौम के लोगों, ये पतंग है और आने वाले 20 तारीख के दिन आपको इस पे सिक्का मारना है, मोहर मारना और कुर्बान जाए उस लीडर के ऊपर और कुर्बान जाए उसकी कौम के ऊपर कि वो लीडर ने पतंग को यूं हिलाया और 1.25 लाख वोट हमारे को दिए। हो गया ये क्या है माइक बेटे मेरे पास है दोनों ऑडियो अनिल भाई, इसाक भाई और हमारे तैयब भाई और हैदर की बेटी का मेरा कहना यह है कि लड़ने को तो बहुत कुछ है, लड़ने को तो बहुत कुछ है, सजो सामान चाहिए। लड़ने वाला लड़ रहा है लेकिन उसके पीछे लड़ने वाले की हिम्मत चाहिए। लोग हर मोड़ पे रुक के समझते क्यों है? लोग हर मोड़ पे रुक के समझते क्यों है? इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों है? ना मैं कोई चिया हूँ ना कोई चिराग, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों है? दोस्तों, ये वही शख्स है जिसने औरंगाबाद के मुसलमानों को ये बताया कि तुम अगर एक हो जाओगे तो बाकी ताकत तुम्हारे लिए कोई चीज नहीं है। लेकिन आज का जो माहौल बना हुआ है, आज तुम कितनी भी ताकत लगा लो, अकेले किसी से लड़ लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें लड़ने के लिए किसी का सहारा चाहिए और आज हमारे पास सबसे बेहतरीन सहारा बहुजन वंचित अघाड़ी है। दोस्तों, हमने आने वाले वक्त में देखा कि दो भाई जब एक हो गए तो माहौल ही बदल गया। लेकिन कुछ दिन नारा तकबीर
ये नारे 2019 में आपने बहुत सुने थे, यही नारों को लेके वापस आपके बीच में आया। यहाँ स्टेज पे वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे महाराष्ट्र के प्रवक्ता फारूक अहमद साहब बैठे हैं, मुस्लिम इत्तेहाद फोरम के फाउंडर जिन्होंने जो है 2009 के अंदर मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट कायम करने के लिए सबसे ज्यादा जद्दोजहद की थी, और 2013 में मुझे बार बार रोक रहे थे कि तुम आप मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम में दम मत करो। ऐसे मेरे दोस्त और इस औरंगाबाद शहर के सीनियर साहब रहबर साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी के यहाँ पे तमाम जिम्मेदारान, मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के जिम्मेदारान और इस तरह साथियों, आज काफी अरसे के बाद आप लोगों के बीच में यहाँ पर आना हुआ है। मुझे याद है वो मंजर, मुझे याद आ रहा है 2014 के इलेक्शन का, और 2013 से हम जब यहाँ पे काम कर रहे थे वो मंजर नजर आ रहा है। वो गलियां मुझे अच्छी तरीके से याद आ रही है, ये छत मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है, और ये छत के ऊपर जितने लोग इस महल्ले के जमा हुए थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये छत गिर जाए। ये सब मंजर मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है। वो चेहरे मुझे यहाँ पर अच्छी तरीके से याद आ रहे हैं जिसने नारा तकबीर की सदाओं के अंदर यहाँ पर एक सियासी इंकलाब बर्पा किया। तो सारा जहन जो है कंप्यूटर फिर से वापस आ गया है, और इस गलियों के अंदर फिर से जो है वो आवाज को फिर से जो है जगाने के लिए आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूँ। इस तरीके साथियों, इलेक्शन हो गए बहुत सारे। जब 2009 में इलेक्शन हुआ था मैं खड़ा था, 12,500 वोटों से आपने मुझे नवाजा, लेकिन उसके बाद हमने बोले कि खाली वोट काटने से मसला नहीं होगा, कुछ नताइज की जरूरत है, कुछ जो है चुन के आने वालों की जरूरत है। गुजर रहे थे, कांग्रेस एनसीपी के लोग बोल रहे थे कि ये जज्बाती जावेद कुरैशी ये गले गुलियों में ऐसी मारे मारे घूमेगा और फिर खामोश बैठ जाएगा। लेकिन अल्लाह का क्रम ये रहा कि अल्लाह ने फैसला किया और यहाँ कामयाबी औरंगाबाद शहर में हुई। इसी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए आज ये जावेद कुरैशी फिर आप लोगों के बीच में यकीनी कैसी बनती। 14 में तो इलेक्शन हो गए थे, अब जो है मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल तब्दील करना है तो हम अपने बलबूते पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यही जो है सारी सोच 3 साल से जो है जहन में घुटोड़ रही है। 3 साल से मैं ये सोच रहा था कि इस शहर में कामयाबी तो मिल गई, लेकिन ये कामयाबी बाय चांस मिली है, यकीनी नहीं। बाय चांस 2 लोग आपस में लड़े और एक निकल गया, इसको कहते हैं गधे को बुलबुला मिल गया। तो बाई चांस तो कामयाबी मिली थी, लेकिन जो मेहनतें हमारी थी वो मेहनतें अल्हम्दुलिल्लाह काम में आए। जो कांग्रेस एनसीपी के लोग कहते थे कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ये वो नौजवान यहाँ पर खड़े इस महल्ले के जो मुझे लेके जो है तो घूमा करते थे गलियों गलियों के अंदर, उस सीढ़ी पे खड़े रहकर तकरीर करता था, उस सीढ़ी पे खड़े रहकर तकरीर करता था, उस सीढ़ी पे खड़े रहकर तकरीर करता था। और अल्लाह के करम से बाद में ऐसे लोग इसके अंदर जमा होना शुरू हुए और इस शहर औरंगाबाद में उन्होंने एक सियासी इंकलाब बर्पा किया। अभी फारूक साहब ने आपको सारी तफसीलात बता दी कि कितने महाराष्ट्र में एमएलए होना चाहिए था और क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हमारी आबादी इतनी है और इतने एमएलए होना चाहिए था। मुसलमानों की हिंदुस्तान में इतनी आबादी है, इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि अब हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग की कमी है, और सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला 2019 में प्रकाश अम्बेडकर साहब ने हमको दिया।
और वो फार्मूले के तहत यहाँ पर एक अजीमुशान चीज नसीब हुई, महाराष्ट्र के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आया नहीं आया। मुझे याद है वो जबिंदा लॉन्स का वर्ड जिक्र आया था भी, मुझे जो है असद साहब ने जो है अपने घर से मेरे घर से उठा के लेके गए थे और मैं भी घर चप्पल के उनके साथ निकल गया। और वो मंजर प्रकाश अम्बेडकर का मैं याद कर रहा हूं, आप लोगों के सामने फिर से दोहराता हूं कि पतंग का निशान था और प्रकाश अम्बेडकर साहब ने अपनी कौम से कहा, मेरी कौम के लोगों, ये पतंग है और आने वाले 20 तारीख के दिन आपको इस पे सिक्का मारना है, मोहर मारना है और कुर्बान जाए उस लीडर के ऊपर और कुर्बान जाए उसकी कौम के ऊपर कि वो लीडर ने पतंग को यूं हिलाया और 1.25 लाख वोट हमारे को दिए, 1.25 लाख वोट हमारे को दे दिए। मैं चश्मदीद गवाह हूं इस बात का। मैं घूम रहा था जब इलेक्शन के दिन, तो मुझे ब्रिजवाड़ी के सतीश पटेकर साहब भी यहाँ मौजूद है, मैं ब्रिजवाड़ी में पहुंचा तो एक बंदा जो है वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम उधर ही जाओ, कहीं तुम्हारे लोग तो कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे। हमारे पास हमारा लीडर ने तय कर दिया अब कुछ नहीं होने वाला, मंसूबा बंद तरीके से वोट पड़े, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आया। ये एक बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग थी जिसकी वजह से महाराष्ट्र में हम सोच नहीं सकते थे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना एनसीपी चुना के दे रही थी, ना कांग्रेस चुना के दे रही थी, ना कोई पार्टी नहीं चुना के दे रही थी। उस टाइम अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी की बदौलत चुन के आया तो प्रकाश अम्बेडकर, वो सोशल इंजीनियरिंग थी। अब 19 में अगर आप पहुंच रहे हैं, 19 के इलेक्शन इस यहां पर हो गए, असेंबली के इलेक्शन आ गए, असेंबली के इलेक्शन के 20 के इलेक्शन में 19 के इलेक्शन में सर आप लोग चुन के क्यों नहीं गए भैया? क्यों नहीं चुन के गए? 1,05,000 वोटों का ये हल्का हमारा, पहले टाइम 60-62 हजार वोट, दूसरी टाइम 80,000 वोट, कामयाबी क्यों नहीं हासिल हुई? कामयाबी क्यों नहीं हासिल हुई? और अगर वहां पर देखें तो 70 के करीब वोट सेंट्रल के हल्के में, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं। बहुत सिंपल गणित है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान आपको समझने की जरूरत है खाली कि इस औरंगाबाद शहर में दलितों की कोई लीडरशिप चमकने वाली नहीं थी कि 2 हल्के में तुम्हारे पास मेजोरिटी वोट है, कोई चमकने वाली नहीं थी। ये तो हमारी झोली में लाके डाल रहे थे। अरे क्यों नहीं लिए? असेंबली के इलेक्शन में हमने ये वोट क्यों नहीं हासिल करे? हमारी जीत को हमने यकीनी क्यों नहीं बनाया? किसकी रोटी में दाल आ रही थी? सवाल तो यहां आएगा, मशकूक तो होंगे आप लोग कि जो जीत आपकी अल्हम्दुलिल्लाह यकीनी बन रही थी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि 1,05,000 वोट हमारे पास बहुत वोट है, तो आप क्या 1 लाख वोट गिरा देंगे इसमें? 1 लाख वोट गिरा? मोहतरम हमारे दोस्त फखरे औरंगाबाद अली जनाब जावेद कुरैशी साहब ने इनकलाबी कलामात से फिरका परस्तों को आगाह किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता आनिस उइगर जी स्टेज पे तशरीफ फरमा, जिला सदर प्रभाकर बकरे जी, पश्चिम के जिला सदर योगेश बन साहब, मध्य के शहराध्यक्ष जलीस अहमद साहब, हमारे दोस्त इनोज भाई साहब,
जो बेहतरीन अंदाज में आज के इस जलसे की निजामत या पूरे सूत्र संभाल रहे हैं, वैसे हमारे साथी वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा नेता तैयब जफर साहब, जिनकी यहाँ से अभी हमने तकरीर सुनी थी, नौजवान साथी पट्टेकर जी, सभी के नाम ले सकते हैं लेकिन वक्त की कमी है। और पुलिस वालों ने परमिशन एक लिमिटेड वक्त की दी हुई है, परमिशन में उन्होंने 9:30 का वक्त दिया है। अगर हम परमिशन के हिसाब से चलेंगे तो शायद जावेद कुरैशी साहब के अहम किताब को हम नहीं सुन पाएंगे। इसलिए हमने पुलिस विभाग को ये इत्तला करा दी है जिला सदर से कि 10 बजे तक की जो आमतौर पे लाउड स्पीकर और परमिशन होती है, हम 10 बजे से 1 मिनट पहले भी अपना किताब खत्म नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह वक्त फिर भी कम है, क्योंकि मुझे कुछ वक्त मिला है और फिर जावेद कुरैशी साहब को आप और मैं हम सब सुनना चाहते हैं। आज की इस प्रोग्राम को, आज की इस जलसे को और इसको इनेकाद करने की जिम्मेदारी उठाने वाले तमाम ऑर्गेनाइजर को उनके अज़ाइम, उनके मकसद को बयां करता हुआ दुष्यंत कुमार का एक शेर है जो उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह और शहीद अशफाकुल्लाह खान की तहरीक को लेकर लिखा हुआ है। मैं अपनी तकरीर उस शेर से उसका आगाज करना चाहूंगा। दुष्यंत कुमार लिखते हैं भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान की तहरीक को देखकर कि हो गई है तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही, तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही, हो कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए और हमारी कोशिश है कि मौजूदा सिस्टम बदलना चाहिए। आज की जुस्तजू जो रही है इस प्रोग्राम को, जलसे को इनेकाद करने के पीछे, उसका मौजू आपकी और मेरी फिक्र से जुड़ा हुआ है। जो फिक्रें आज उम्मत मुसलमान को परेशान कर रही है, उन फिक्रों से जुड़ा हुआ आज का मौजू जावेद कुरैशी साहब ने यहाँ पे रखा है कि मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल क्या है। आप कहेंगे कि भाई सियासी मुस्तकबिल ही क्यों हम देख रहे हैं, हम तालीमी मुस्तकबिल भी देख सकते हैं, समाजी मुस्तकबिल भी देख सकते हैं, माशी मुस्तकबिल भी देख सकते हैं, रोशनी होनी चाहिए। तो हम आपकी बात से थोड़ा सहमत तो है, लेकिन हमारी राय आपसे थोड़ी मुख्तलिफ है। हमारी अगर तालीमी मुस्तकबिल के ऊपर हमको मेहनत करेंगे तो हमारी कौम के अंदर से अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील बनेंगे। और जो कौम के अंदर एक अच्छा डॉक्टर नहीं होता है, वो कौम मुस्तकबिल के हिसाब से तंदुरुस्त कौम नहीं होती है। जिस कौम के अंदर अच्छा इंजीनियर नहीं है, वो कौम एक अच्छी तामीर करता कौम नहीं होती है। जिस कौम के अंदर एक अच्छा वकील नहीं है, वो कौम गुनाह से दूर नहीं रह सकती है, वरना बेगुनाहों को इन जेलों में डालकर ठूस के भरा जाता है। जिस कौम के अंदर एक अच्छा टीचर या उस्ताद नहीं है, उस कौम के अंदर ना अच्छा वकील होगा, ना अच्छा डॉक्टर होगा, ना इंजीनियर होगा, ना अच्छा कोई और शोबे का जिम्मेदार बनेगा। ये बातें हम कहते हैं। जिस कौम को अच्छा वकील चाहिए, जिस कौम का अच्छा कारोबारी बिजनेसमैन चाहिए, जिस कौम को एक अच्छा टीचर चाहिए, जिस कौम को एक अच्छा साइंसदान या साइंटिस्ट चाहिए, ये सब उस कौम को मिलता है जिस कौम के पास में अच्छा क़यादत होता है और अच्छी क़यादत होती है, उसी कौम को ये सारी अच्छी चीजें मिलती हैं। और अगर जिस कौम के पास में बेखौफ और बेलौस क़यादतें नहीं होती है,
जिस कौम के पास में अपने मफाद की कुर्बानी देने वाला कायद नहीं होता है, जिस कौम के पास में बेलौस खिदमत खल्क करने वाला कायद नहीं होता है, माफ कीजिएगा उस कौम के पास ना अच्छा डॉक्टर होगा, ना अच्छा इंजीनियर होगा, ना अच्छा टीचर होगा, ना अच्छा वकील होगा, ना अच्छा कारोबारी होगा, ना वो साबित रह पाएगा। इसलिए इस कौम के पास में एक भी ऐसी क़यादत नहीं है जो हमारे कौम के मुस्तक़बिल को सुनहरा बनाने के लिए, रोशन बनाने के लिए काम करे। तो फिर अच्छी क़यादतों को अगर उभारना है, अच्छा कायद अगर हमको चुन के लाना है, तो उसके लिए हमको अपने सियासी मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने में अपनी हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी, हमको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्योंकि हम अब तक कुछ ऐसे तरीकेकारों के ऊपर काम करते आए जो तरीका कामयाब तरीका बेहतर नहीं मानता हूं, और मुझे लगता है कि मुसलमानों की ये हालात बदलने चाहिए। और अगर माजी को भी हम देखेंगे तो आपको गौर फिक्र करने के लिए मैं एक आंकड़ा बताता हूं कि माजी में भी हमारी मुसलमानों की क़यादतें हमारी आबादी के तनासुब में नहीं रही है, पॉपुलेशन की रेशियो में नहीं रही है। 550 MP या 73 सालों में कभी भी मुस्लिम MP या खासदारों की तादाद 20, 22, 25 से आगे नहीं बढ़ी है, जबकि हमारे 75 खासदार उस पार्लियामेंट में होने चाहिए जो पार्लियामेंट आपका सियासी मुस्तक़बिल तय करती है, जो पार्लियामेंट आपके मुल्क का कानून बनाती है, जो पार्लियामेंट आने वाले दौर की माशियत का निजाम तय करती है, जो पार्लियामेंट आने वाली पीढ़ियों का मुस्तक़बिल तय करती है, जो पार्लियामेंट आपके और मेरे अकीदों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाती है, जो पार्लियामेंट आपके पर्सनल लॉ या शरीयत की कानून की हिफाजत करती है, उस पार्लियामेंट के अंदर हमारी आबादी का चाराने भी हिस्सा हमारे कौम को आज तक नहीं मिला है। फिर भी माजी में हमने देखा है कि इक्का दुक्का खासदार महाराष्ट्र में चुन के आते भी थे, कभी औरंगाबाद से आ गए, तो कभी किसी और जगह से आ गए, कभी कोकण से आ गए, कोई और जगह से आ गए। लेकिन पिछले 30 से 40 सालों में आपने देखा कि बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से मुसलमानों को सियासी दायरे से बाहर फेंकने का काम हुआ है। यही सूरत हाल है। महाराष्ट्र की असेंबली के बारे में गौर करने से आपको पता चलेगा 288 आमदार या एमएलए होते हैं महाराष्ट्र की असेंबली में, और महाराष्ट्र में हमारी आबादी 11-12% है। अरे 12% बाजू लगा, 10% मान लो तो हमारे 30 आमदार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? 30 एमएलए मुसलमानों के असेंबली के अंदर विधानसभा में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। और अगर 12% से देखेंगे तो तकरीबन 35 मुस्लिम एमएलए असेंबली में होने चाहिए। आप याद कीजिए कि आपके इलाके से मुस्लिम एमएलए को चुन के जाने के लिए 40 साल से नाकामयाबियां क्यों मिल रही थी? महाराष्ट्र में पिछले 20-25 सालों में 1.5 से 2 करोड़ मुसलमानों की आबादी महाराष्ट्र में रहते हुए महाराष्ट्र से एक खासदार भी मुसलमान चुन के नहीं भेज पा रहे थे। सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लेने वाली कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी एक मुसलमान को खासदार नहीं बना पा रही थी। पिछले 20 से 25 सालों में अगर यार अब्दुल्ला साहब को छोड़ दे तो एक भी मुसलमानों का खासदार महाराष्ट्र से चुन के नहीं जाता था। महाराष्ट्र के असेंबली में आज की तारीख तक मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, गौर से सुनिए। अपने इल्म में सियासी जानकारी में इजाफा कीजिए। जिस महाराष्ट्र के असेंबली में 30 से 35 मुसलमान आमदार होने चाहिए, आजाद मुल्क के इन 75 साल का जश्न मनाने के बाद इन 75 सालों में आज तक महाराष्ट्र के असेंबली में सिर्फ 2009 में
पहली बार 11 आमदार चुन के गए थे, 11, और 2009 के पहले भी 11 नहीं आए और 2009 के बाद भी 11 नहीं आए। 8, 9, 10 से ज्यादा मुस्लिम एमएलए महाराष्ट्र में कभी चुन के नहीं गए हैं, जबकि हमारी आबादी 2 करोड़ की है और 12 करोड़ की आबादी महाराष्ट्र की आबादी में 5वां हिस्सा हमारा है, मुसलमानों का है, लेकिन हमारी 10% की वहां नुमाइंदगी नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जिस जमहूरियत के अंदर, जिस लोकशाही के अंदर, जनतंत्र के अंदर सरकार कोई बादशाह नहीं चलाता है, राजा या शहंशाह नहीं चलाता है। विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर आइन लिखा है, उस आइन को उस वक्त के प्रेसिडेंट के हाथ में सौंपते वक्त जो तकरीर की थी, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अब इस मुल्क का, इस देश का राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा तो मुल्क की आवाम के वोट से पैदा होगा। अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होने वाला है, वो तुम्हारे मेरे वोट से पैदा होने वाला है। तो राजा को पैदा करने की कुव्वत आपके वोट के अंदर है। और ये इतना कीमती वोट होने के बावजूद हमको अपनी पार्लियामेंट की और असेंबली के सभागृह में भेजने के लिए एक आमदार और खासदार चुन के लाना आसान नहीं रखा है। महाराष्ट्र में 9-10 से ज्यादा आमदार कभी चुन के नहीं गए, अभी भी नहीं है, आज भी नहीं है। 11 2009 में हुए थे, 2009 से अब तक 11 आमदार भी हम चुन के नहीं ला पाए हैं। बड़े अफसोस और सोचने की बात है। तो फिर हमारा सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत और हमारी बादशाह, हमारी नुमाइंदगी असेंबली और पार्लियामेंट में चुन के जाने से बनने वाली है, खेल के मैदान में प्रोग्राम देने से नहीं बनने वाली है, खेला हो गए बोलने से नहीं बनने वाली